दैट इज कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग। तो देखो ये क्या कह रहा है कि भैया देखो इंटरपोल का तो जो इफेक्ट है वो सिर्फ क्यू एक्सिस पे है या कम्यूटेटिंग जोन में। कम्यूटेटिंग जोन माने जहां पे आपका कम्यूटेशन चल रहा है सिर्फ उतने में उसका इंपैक्ट है, और उतना हमारे लिए काफी तो नहीं है। तो बेटा आर्मेचर रिएक्शन को अगर पोल के नीचे काटना है, अब यार ऐसे मत करो सिद्धार्थ, यार कम्यूटेशन में पढ़ाया तो था एल डी आई बाई डी टी, डिलेड कम्यूटेशन। आर्मेचर रिएक्शन को अगर पोल के नीचे काटना है बेटा, आर्मेचर रिएक्शन को अगर पोल के नीचे कैंसिल आउट करना है, तब हमें किसका यूज करना पड़ता है? कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का। इसने तो बस देखो कहां पे किया काम, क्यू एक्सिस क्यू एक्सिस क्यू एक्सिस, इसने यहां किया। लेकिन अभी बाकी में भी तो आर्मेचर रिएक्शन है जिसने शेप को बिगाड़ के रखा है। शेप से भी तो मैंने आपको बताया था कम्यूटेटर डैमेज हो सकता है, कि जहां फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा है उस कॉइल में ज्यादा वोल्टेज आती है, और ये वोल्टेज अगर 30 से 40 वोल्ट के ऊपर निकल गई तो कम्यूटेटर में आग लग सकती है। करेक्ट। तो ये शेप को भी अभी सही करना है। शेप कहां बिगड़ी हुई है बेटा? पोल आर्क के नीचे। शेप सबसे ज्यादा कहां बिगड़ी हुई है? जहां पे पोल आर्क है। तो इसको सुधारने के लिए किसका यूज करते हैं? वी मेक यूज ऑफ द कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग। तो इंटरपोल रीजन में कौन कैंसिल करता है आर्मेचर रिएक्शन को? आपका इंटरपोल। और पोल के नीचे कौन कैंसिल करेगा? कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग। तो even after the use of interpole, the magnetic field is distorted, and under heavy load, the magnetic field is heavily distorted. So peak flux density is very high, which causes high EMF in that coil and can damage mica insulation, leading to commutator flash over. Flash over का क्या मतलब होता है? आग लग जाना। कम्यूटेटर के चारों तरफ एक आर्क बन जाना, आग लग जाना, ऐसा हो सकता है क्योंकि आपकी फ्लक्स डेंसिटी देखो बहुत ज्यादा है। कई कई जगह पे जहां फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा है उस कॉइल में ईएमएफ भी ज्यादा बनेगा, और अगर ये 30-40 वोल्ट को एक्सीड कर गया तब क्या होगा? तब बेटा वहां पे कम्यूटेटर डैमेज हो जाएगा, कम्यूटेटर में आग लग सकती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। इंटरपोल के यूज के बावजूद आपकी फ्लक्स डेंसिटी की वेवफॉर्म नहीं सुधरी है, वेवफॉर्म अभी भी डिस्टॉर्टेड है। और अगर आपका हैवी लोड है, हैवी लोड का मतलब है अगर आपके पास हाई आर्मेचर करंट है, सुनिएगा, अगर आपके पास हाई आर्मेचर करंट है तो आर्मेचर रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा, और आर्मेचर रिएक्शन अगर ज्यादा हुआ तो ये वेवफॉर्म का डिस्टॉर्शन भी बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए मैंने हैवी लोड की बात की है। अगर आप हैवी लोड लगा रहे हो, हाई आर्मेचर करंट ले रहे हो, तो डिस्टॉर्शन भी आपका बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, अब देखो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग कहां पे लगाई जाती है बेटा? पोल के फेसेस में। ठीक है, पोल के फेसेस में। ये जो आपको जगह दिख रही है, फेसेस के अंदर आपने टीथ बना के रखे हैं, ये जो फेसेस के अंदर आपने टीथ बना के रखे हैं, यहां पे आपकी कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग है। जगह बना रखी है ना आपने पोल में, तो पोल के अंदर ही आपकी कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग लगाई जाती है। ये देखो ये जगह खाली स्थान पड़ा है ना, ये आपका पोल शू आ गया। ये जो चिकने वाला सरफेस है ये हो गया पोल शू। बट पोल शू के पीछे आप देखें, ये जो जगह है यहां पे आप कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग को प्लेस करेंगे। ठीक है, ये जो खाली जगह आपको दिख रही है, यहां पे स्लॉट के अंदर आप कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग को प्लेस करेंगे इन बिलो द पोल शू, पोल शू से नीचे। ठीक है, ऐसा कह दो पोल शू और पोल कोर के बीच में आपकी कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग आती है। कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग में होता क्या है बेटा? कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग में कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स माने प्रॉपर वायर्स होती हैं, कॉइल नहीं होती है लपेटी हुई, सीधे सीधे रॉड टाइप के कंडक्टर होते हैं। यहां पे ना सीधे सीधे रॉड जैसे कंडक्टर आपको एंटर कराने हैं। यहां पे कॉइल लपेटी नहीं जाएगी, जैसे फील्ड वाइंडिंग की कॉइल होती है ना, लपेटी हुई होती है, वैसा नहीं होगा। यहां पे सीधे सीधे कंडक्टर आपके इंसर्ट कराए जाएंगे कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग में। और अगेन बेटा ये भी आर्मेचर के सीरीज में होगा। क्यों? क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन से लड़ना है तो आर्मेचर रिएक्शन वाली ताकत भी आपके पास होनी चाहिए। आर्मेचर रिएक्शन की ताकत है आर्मेचर का करंट, तो इसको भी सेम पावर आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसको भी सेम शक्तियां देनी पड़ेंगी लड़ने के लिए। तो इसको भी आर्मेचर के सीरीज में लगाओगे। वही इंटरपोल वाला ही लॉजिक है भाई, कि आर्मेचर रिएक्शन आईए के प्रोपोर्शनल है, तो अगर उसे कैंसिल करना है तो उसको कैंसिल करने वाला फ्लक्स भी
आपका IA के प्रोपोर्शनल आना चाहिए, तो दैट इज व्हाई इट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज, इट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग। पॉइंट क्लियर? इसको भी आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और इसका जो करंट होता है बेटा वो आर्मेचर से अपोजिट होता है। क्यों होता है अभी दिखाता हूं। देखो ये जो आपके डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये आपके इंटरपोल वाइंडिंग है। देखो पोल के चारों तरफ ये जो वाइंडिंग बंधी हुई है, दिस इज योर फील्ड वाइंडिंग। ये कौन सी वाइंडिंग है? फील्ड वाइंडिंग। और जो पोल के फेस में है, जो पोल के फेस के अंदर वाइंडिंग लगी है, दिस इज योर कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है बेटा? कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग। अब आप ये देखो, आपने नॉर्थ पोल के नीचे क्रॉसेस दिखा रखे हैं, तो नॉर्थ पोल में इंटर पोल की वाइंडिंग कैसी है? डॉट्स है। कैसी है बेटा? डॉट्स है। इसका लॉजिक क्या बताता हूं। क्रॉसेस की मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी बेटा? आर्मेचर की क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड बनती है क्लॉकवाइज। क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड आपकी बनती है क्लॉकवाइज। तो देखना जरा, आर्मेचर का फ्लक्स भी तो पोल से ही अपना रास्ता पूरा करता है बेटा। क्या बोलते हो? आर्मेचर का फ्लक्स भी तो पोल से ही अपना रास्ता पूरा करता है। ये हो गया आर्मेचर रिएक्शन का फ्लक्स। अब आप देखो इंटरपोल का फ्लक्स, इंटरपोल डॉट है, डॉट माने एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जाता है मेरे बच्चों, तो ये कैसा दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा। अब दिख रहा है ये कैंसिल कर रहा है आर्मेचर रिएक्शन को। बताओ ये पिंक और ब्लू वाला जो पाथ है, दैट इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट। तो आपका कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग का जो फ्लक्स है, दैट इज बेसिकली कैंसिलिंग द आर्मेचर रिएक्शन। दैट इज बेसिकली कैंसिलिंग द आर्मेचर रिएक्शन। तो यहां पे कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग का जो फ्लक्स आ रहा है, दैट इज ऑपोजिट टू आर्मेचर रिएक्शन एंड हेंस कैंसिल्स द आर्मेचर फ्लक्स डेंसिटी या आर्मेचर फ्लक्स। क्लियर हो गई मेरी बात? बताइए भाई, क्लियर हो गई? तो यहां दो चीजें हैं, एक तो इसकी पोलैरिटी आर्मेचर के करंट से अपोजिट है, पहली बात। तो दूसरी बात आपने क्या सीखी? इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर, ताकि अगर आर्मेचर का फ्लक्स IA के प्रोपोर्शनल है, तो कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग का फ्लक्स भी IA के प्रोपोर्शनल ही हो और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताओ जल्दी से बोलो, क्लियर है कि नहीं है? फटाफट बताइए भाई। कम ऑन एवरीबॉडी, इज दिस क्लियर और नॉट? कम ऑन। राहुल भाई हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, लेकिन बड़ी लेट आया यार क्लास में। नहीं, फील्ड फ्लक्स को अफेक्ट क्यों करेगी यार? इसका काम है आर्मेचर को कैंसिल कर देना, तो बचा हुआ फ्लक्स कौन सा रह जाएगा? फील्ड भाई। विशेष भाई देखो, पहले दो फ्लक्स थे, एक फील्ड एक आर्मेचर। आर्मेचर ने फील्ड वाले को बिगाड़ा, अब कंपेंसेटिंग कह रही है आर्मेचर का खात्मा मैं कर दूंगी, तो लास्ट में कौन जीवित रह गया? फील्ड का फ्लक्स। यही तो चाहते थे, यही तो चाहते थे कि आर्मेचर वाले फ्लक्स को अगर ये कैंसिल आउट कर दे, तो लास्ट में जो जीवित बचना चाहिए वो फील्ड का फ्लक्स बचना चाहिए, जो कि हमारा फ्लैट टॉप्ड होता है। तो ये आर्मेचर के इफेक्ट को कैंसिल कर रही है ना, तो अब दो की जगह तीन फ्लक्स हो गए, जिसमें दो तो आपस में लड़ भिड़ के मर जाएंगे और तीसरे वाला आपका रह जाएगा। अब देखो ऐसे दिखाते हो, इंटरपोल वाइंडिंग, कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग इन सीरीज विद द आर्मेचर। तो आप यहां पे ये दिखाना चाह रहे हो कि इंटरपोल वाइंडिंग और आर्मेचर, सॉरी कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग, इन दोनों में ही आपका आर्मेचर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? और ये आपने फील्ड वाइंडिंग दिखा दी, फील्ड वाइंडिंग आपने शंट फील्ड वाइंडिंग दिखा दी और सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी दिखा दी। सर दो दो फील्ड वाइंडिंग क्यों ले रखी है? जनरलाइजेशन के लिए ले रखी है, वैसे इसको कंपाउंड मशीन कहते हो। जहां दोनों तरह की फील्ड वाइंडिंग होती है ना, तो उसको आप कंपाउंड मशीन कहते हो। समझ गए? इंटरपोल की वाइंडिंग और कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग आपकी सीरीज में लगती है आर्मेचर के, आपके आर्मेचर के सीरीज में लगती है। अब देखो यार, कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग का एमएमएफ कैसे निकालते हैं? कल जैसे मैंने आपको बताया था ना आर्मेचर रिएक्शन का एमएमएफ,
ऐसे मैं आपको कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग का बताता हूं, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन का जैसे मैंने आपको बताया था, ऐसे मैं आपको कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग का भी बताता हूं। ये देखो, ये आपका एक फील्ड का पोल बन गया भाई। जैसे मान लो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ के अंदर आपने कैसी दिखाई इंटरपोल की वाइंडिंग, डॉट्स वाली। ये वाली एक्सिस बेटा आपकी डी एक्सिस थी, ये वाली एक्सिस आपकी डी एक्सिस थी, करेक्ट। और यहां पे थोड़ी दूर पे आपकी क्यू एक्सिस थी, करेक्ट। यहां पे थोड़ी दूर पे आपकी ऐसे क्यू एक्सिस थी। सही बात है ना भाई, क्या बोलते हो, ऐसे ही था ना। तो यहां पे पोल आर्क और पोल पिच में डिफरेंस आ गया था ना। तो सर आफ्टर दिस, अरे भाई रुक तो जाओ विक्रम, दिख ही जाएगा अभी क्या मिलेगा, ड्रॉ करके दिखाऊंगा ना भाई, थोड़ा सा रुक भी जाया करो भाई तुम। अब देखो भाई, ये आपकी डी एक्सिस थी, ये आपकी क्यू एक्सिस थी, और ये भी आपकी क्यू एक्सिस थी। अब आप देखिए, आपको कल मैंने क्या बताया था, एम्पियर्स लॉ से एमएमएफ आता है ना। तो आपने एम्पीरियन लूप्स बनाए थे, और आपको याद होगा अपवर्ड वाली मैग्नेटिक फील्ड आपने पॉजिटिव मानी थी और डाउनवर्ड वाली नेगेटिव मानी थी, करेक्ट। अपवर्ड वाली पॉजिटिव मानी थी और डाउनवर्ड वाली आपने नेगेटिव मानी थी। मैंने बताया था जैसे जैसे आपका करंट एनक्लोज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही आपका एमएमएफ बढ़ता जाएगा, क्योंकि एमएमएफ इज द करंट एनक्लोज्ड, एमएमएफ इज योर करंट एनक्लोज्ड। पॉइंट क्लियर हो रहा है मेरी बात का। अब डॉट्स की मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी बेटा, डॉट की मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एंटी क्लॉकवाइज आती है। डॉट की मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसे आती है, एंटी क्लॉकवाइज आती है। तो राइट हैंड साइड पे अपवर्ड्स आएगी और लेफ्ट हैंड साइड पे डाउनवर्ड्स आएगी, ठीक है। अपवर्ड वाले को आप क्या कहते हो, जो अपवर्ड आ रही है, साउथ पोल के नीचे आती है ना अपवर्ड, तो आप इसको पॉजिटिव बताते हो। और नॉर्थ के नीचे डाउनवर्ड आती है, आप इसको नेगेटिव बताते हो। और बीच में आप क्या ले लेते हो बेटा, बीच में आप ले लेते हो जीरो। अभी मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं यहां पे, पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आप देखो यार, ये जो दो येलो लाइंस के बीच में अगर आप देखो, ये जो मैं दो येलो लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, इसके बीच में अगर आप देखो, तो सेंटर से येलो लाइन तक जब आप जा रहे हो, ध्यान से देखना, सेंटर से आप येलो लाइन तक जा रहे हो, आपका लगातार करंट एनक्लोज बढ़ता जा रहा है। बताइए, आपका लगातार करंट एनक्लोज बढ़ता जा रहा है। मैं कह रहा हूं एमएमएफ इज बेसिकली इक्वल टू योर करंट एनक्लोज्ड, ठीक है। दूसरी बात कि अगर अपवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम को एफ कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग को पॉजिटिव लेते हैं, और अगर डाउनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड है, डाउनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड है, तो एफ कॉम्पेंसेटिंग को हम नेगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक भाई। अब दूसरी बात मैं आपको क्या बता रहा हूं, पोल के सेंटर से लेके एजेस तक आपका करंट एनक्लोज बढ़ रहा है, तो आपका एमएमएफ बढ़ रहा है। as we move from as we move from
center of pole to edge of pole I enclosed increases, तो F compensating increases। लेकिन यार एज ऑफ द पोल के बाद आप एक चीज देखिएगा, उसके बाद भी मैंने दो लूप बनाई है, ये वाली दोनों लूप, जो बाहर वाली दो लूप है, क्या इसके अंदर करंट एनक्लोज बढ़ा? बताओ, एज के बाहर आने के बाद जितनी भी लूप बना रहे हो, क्या करंट एनक्लोज बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा सर, करंट एनक्लोज तो उतना ही है, ये 8 कंडक्टर ही है। अगर आगे करंट एनक्लोज नहीं बढ़ रहा, करंट एनक्लोज कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब है एमएमएफ भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो एमएमएफ बढ़ेगा, लेकिन सिर्फ कहां तक? जहां तक आपके पोल का एज है या बिलो द पोल आर्क के बाहर आपका एमएमएफ कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। फॉर लूप्स आउटसाइड पोल आर्क, क्या हो रहा है आपका? करंट एनक्लोज्ड इज कांस्टेंट, तो एफ कॉम्पेंसेटिंग इज कांस्टेंट। ठीक है, एफ कॉम्पेंसेटिंग कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उसके आगे तो करंट एनक्लोज नहीं बढ़ रहा है। तो देखो यार, अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं, ये मेरा रेफरेंस लेवल हो गया, 0 लेवल। तो देखिएगा जरा, तो देखो यहां से यहां तक तो बढ़ रहा है, यहां से यहां तक बढ़ रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव कैसे लिया है? अपवर्ड वाला पॉजिटिव और डाउनवर्ड वाला नेगेटिव। अब इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद ये कांस्टेंट हो जा रहा है। तो ये आपकी एफ कॉम्पेंसेटिंग की शेप होती है। दिस इज व्हाट? दिस इज एमएमएफ ऑफ कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग। और जैसे जिस लॉजिक से कल आर्मेचर रिएक्शन लीनियर बनाया था ना, उसी लॉजिक से एफ कॉम्पेंसेटिंग भी लीनियर है। क्या लॉजिक दिया था मैंने? कि इनको डिस्क्रीट कंडक्टर ना मान के इसको एक कॉन्टिन्यूअस करंट मान लो, कि करंट पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब ये ग्राफ लीनियर आता है। वरना एक्चुअली प्रैक्टिकली ये ग्राफ कैसा आना चाहिए? स्टेप्ड आना चाहिए, धीरे 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 बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेप्स के फॉर्म में इंक्रीज होगा। लेकिन हम इसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं बाय लीनियर कर्व। क्यों लीनियर कर्व मान रहे हैं बेटा? कि हम करंट को मान रहे हैं दैट इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट। ठीक है, करंट मेरा चारों तरफ बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए इस ग्राफ को मैंने लीनियर बना दिया। ठीक है भाई, क्लियर हुआ क्या? बताओ, ये क्लियर हुआ एफ कॉम्पेंसेटिंग का वेव फॉर्म? एफ कॉम्पेंसेटिंग का वेव फॉर्म क्लियर है ना सबको? बताओ। अब देखें ग्राफिकल पिक्चर जो हमने कल ड्रॉ किया था, थोड़ी मेहनत लगेगी यार, क्योंकि इसका अच्छा डायग्राम जो है ना इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं था, तो मैं खुद ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, बट ठीक है। हमने ये बना लिया। अब सबसे पहले मुझे बनाना है क्यू एक्सिस। ये हुआ मेरा क्यू एक्सिस, ये हुआ मेरा डी एक्सिस। ये फिर से हुआ मेरा क्यू एक्सिस, ये फिर से डी एक्सिस, ये फिर से क्यू एक्सिस। थोड़ा स्पेसिंग मैंने बढ़ा दिया। क्लियर है? ये लाइंस मैंने बना ली क्यू और डी एक्सिस की भाई।
ये वाला आपका Q हो गया, ये आपका D है, ये फिर से Q है, ये फिर से आपका D है बेटा, और ये फिर से आपका Q है। अब यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको पोल्स बनाने हैं, ठीक है, पोल्स आपने बनाने हैं। ये देखो, ये पोल बन गया हमारा एक। ये पोल कौन सा लेते हैं हम, साउथ पोल लेते हैं। याद है ना, पहले वाला साउथ पोल लिया था डायग्राम में हमने। ये देखो, ये वाला हमारा हो गया नॉर्थ पोल। एक साउथ बन गया, एक नॉर्थ बन गया। फिर आप क्या लोगे बेटा, इंटर पोल भी दिखाओगे। तो आप कहते हो ना अगले वाले पोल जैसा लेते हैं। तो ये हुआ साउथ, यहां पे आया आपके पास नॉर्थ, ठीक है, और यहां पे आपके पास आ गया फिर से साउथ। इस टाइप से अगले वाले पोल जैसा आपने इंटर पोल ले लिया। अब इसके बाद नीचे क्या दिखाते हो इसके भाई, इसके नीचे दिखाते हो आर्मेचर, इसके नीचे आप दिखाते हो आर्मेचर। अब आर्मेचर में क्या दिखाते हो बेटा, साउथ के नीचे डॉट्स दिखाते हो। साउथ का जितना एरिया ऑक्यूपाइड होता है सारे में डॉट्स दिखाते हो आप। और नॉर्थ के नीचे आप क्या दिखाते हो, क्रॉसेस। नॉर्थ के नीचे क्या दिखाते हो आप, क्रॉसेस। आप मूवमेंट कैसे मानते हो बच्चों, आप मूवमेंट मानते हो लेफ्ट टू राइट। आप मूवमेंट ऐसे लेके चल रहे हो, ठीक है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। अब सबसे पहला ग्राफ किसका बनता है बताइए, सबसे पहला ग्राफ आपका बनता है फील्ड वाइंडिंग की फ्लक्स डेंसिटी का। सबसे पहला ग्राफ किसका बनता है, फील्ड वाइंडिंग की फ्लक्स डेंसिटी का, ठीक है। ये लो, कैसा बनता है भाई, ये बनता है यहां से ऐसे। एक मिनट, हम ना ये पोल आर्क वाला रीजन भी मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये कंपेंसेटिंग वाइंडिंग में भी हमको काम देगा, और ये मेरे भाई हमको फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स बनाने में भी मदद करेगा। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है। और यहां पे कैसे दिखाओगे, साउथ के नीचे आप क्रॉस दिखाओगे, नॉर्थ के नीचे आप डॉट्स दिखाओगे। जो भी आर्मेचर करंट है उससे अपोजिट होती है ना कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग। आर्मेचर करंट अगर आपका क्रॉस है तो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग डॉट होगा, और आर्मेचर अगर डॉट है तो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग क्रॉस होगा। हाँ, अब यहां पे क्या होता है भाई,
यहां पे जो आपकी फील्ड वाइंडिंग की फ्लक्स डेंसिटी आती है दैट इज फ्लैट टॉप, लेकिन वो फ्लैट कौन से एरिया में रहती है बेटा? पोल आर्क वाले एरिया में, करेक्ट। बस पोल आर्क वाले में फ्लैट रहती है ना। तो देखो ऐसे फ्लैट चलती है, इस टाइप से आ जाती है। ये हो गई आपकी फील्ड वाइंडिंग की फ्लक्स डेंसिटी। अब अगला ग्राफ में किस किस का बना रहा हूं? सभी के एमएमएफ का मैं ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। सभी के एमएमएफ का मैं ग्राफ बनाता हूं। थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, ठीक है भाई। सभी के एमएमएफ का मैं ग्राफ कैसे बना रहा हूं? ये मैं कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का मैक्सिमम ले लेता हूं और ये इधर से आ गया, ये मिन आ गया। अब कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का अपवर्ड वाला पॉजिटिव था, डाउनवर्ड वाला नेगेटिव था, है ना। ऐसे तो लिए थे। डॉट अगर ले रहे हो तो अपवर्ड राइट में आएगा और डाउनवर्ड लेफ्ट में आएगा। नहीं सॉरी, क्रॉस है ना, हाँ डाउन, ये वाला देखो क्रॉस है ना, तो राइट में डाउनवर्ड आएगा, यानी डाउनवर्ड को आपने नेगेटिव माना है। लेफ्ट में अपवर्ड आएगा, आपने अपवर्ड को पॉजिटिव माना है। फिर से सुन लो मेरे भाई मेरी बात, यहां पे ये क्रॉसेस लगा रखे हैं। क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होती है, यानी राइट से नीचे आएगी। जहां से भी नीचे आएगी बच्चों वहां पे आपको नेगेटिव लेना है, क्योंकि आपने साउथ यानी ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिव माना है, नॉर्थ यानी नीचे वाली मैग्नेटिक फील्ड को आपने नेगेटिव माना है। तो जब आप ये क्रॉसेस देखोगे, क्रॉसेस के कारण राइट में नीचे आएगा नेगेटिव, लेफ्ट में ऊपर आएगा आपका पॉजिटिव। लेफ्ट में ऊपर पॉजिटिव, राइट में नीचे नेगेटिव, ठीक है। अब इसके आगे कांस्टेंट रहेगा, और थोड़ी मोटी लाइन लेते हैं। ठीक है भाई। अब यहां से कांस्टेंट आया, अब नॉर्थ पोल के नीचे ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये कांस्टेंट आया, यहां पे भी ये कांस्टेंट आ गया। क्लियर हो गया? तो ये क्या हो गया आपका? दिस इज योर कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग फ्लक्स। एफ कॉम्पेंसेटिंग कह दो, कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग का फ्लक्स डेंसिटी। आर्मेचर रिएक्शन कैसे होगा बेटा? आर्मेचर रिएक्शन जस्ट अपोजिट होगा। ये डॉट्स है ना, क्रॉस के सामने डॉट्स हैं। डॉट्स का अगर देखोगे तो राइट से ऊपर यानी राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नीचे यानी कि लेफ्ट में नेगेटिव। राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। तो आर्मेचर रिएक्शन कैसे जाता है आपका? ऐसे बढ़ते जाता है, ये नहीं रुकता है। ये ऐसे चला गया और फिर ऐसे आता जाएगा। ये क्या हो गया आपका? आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। अब देख रहे हो ये जो पोल के नीचे वाला हिस्सा है, यहां तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे। पोल के नीचे वाले हिस्से में, पोल आर्क में, तो ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन यहां पे आर्मेचर रिएक्शन डोमिनेट कर जा रहा है। उसी के लिए तो हमने क्या लगाया? उसी के लिए तो हमने इंटरपोल लगाया भाई। ये साउथ, ये नॉर्थ, और फिर यहां पे ये साउथ। समझे क्या? ये आपने लगाया। तो यहां पे ये क्या है आपका? बेसिकली एफ इंटरपोल। दिस इज योर इंटरपोल, क्यू एक्सेस वाले रीजन में काटने के लिए। अब देखो कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग और इंटरपोल यहां पे इस रीजन में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना, पोल आर्क वाले रीजन में। बताओ
पोल आर्क वाले रीजन में कैंसिल कर देंगे, और बाकी बचा कुचा जो बीच के रीजन में वो कौन कैंसिल कर देगा, वो आपका इंटरपोल कैंसिल कर देगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? बचा कुचा कौन कैंसिल कर देगा आपका बेटा, बचा कुचा आपका इंटरपोल कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो अब आपको जो यहां पे वेव फॉर्म मिल जाती है ना भाई, आपको जो यहां पे वेव फॉर्म मिल जाती है वो वापस से फ्लैट टॉप्ड मिल जाती है। समझ में आया सभी लोग को? लेकिन आपको क्या पता है कि इंटरपोल ओवर कॉम्पेंसेट करता है बेटा। इंटरपोल जो है ना आपका थोड़ा सा ओवर कॉम्पेंसेट करता है, इसीलिए पॉजिटिव से शुरुआत होगी। ठीक है, पॉजिटिव से आपको शुरू करना है। ओहो, हाँ, अब यहां पे कांस्टेंट चलेगा, थोड़ा और मोटा लेते हैं। देखो, पॉजिटिव से शुरुआत हुई, अब यहां पे ऐसे कांस्टेंट चलता जाएगा पोल आर्क के नीचे, फिर यहां पे थोड़ा नेगेटिव आ जाएगा, फिर यहां पे ऐसे आया। और इंटरपोल ओवर कॉम्पेंसेट क्यों करता है, अगर मैं आपसे कभी पूछूं, बताइए क्या आंसर होगा आपका? इंटरपोल ओवर कॉम्पेंसेट क्यों करता है? Because it has to cancel the reactance voltage. It has to cancel the reactance voltage. भुवन भाई ज्वाइन तो कर लो यहां से, बट अगले कॉन्सेप्ट से तुमको समझ आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट वैसे भी हमारा फिनिश ही होने वाला है। बी रिजल्टेंट समझ में आ गया? बताओ भाई, क्लियर हो गया ये ग्राफ? बोलो मेरे भाई। विक्रम भाई, हो गया विजुअलाइजेशन क्लियर? तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, अंडर पोल आर्क, अंडर पोल आर्क compensating winding, compensating winding and armature reaction, and armature reaction cancel each other's MMF. Completely. ठीक है, पोल आर्क के नीचे ये दोनों एक दूसरे को एकदम परफेक्ट कैंसिलेशन दे देते हैं बेटा। और दूसरी बात आपको क्या पता है, इंटरपोल ओवर कंपेंसेट्स आर्मेचर रिएक्शन। बेटा ये अभी तो ड्रॉ करके दिखाया था सोहम, यही तो बनाया हूं। नॉर्थ के नीचे ऐसा स्लोप आ रहा है पॉजिटिव, और साउथ के नीचे नेगेटिव स्लोप आ रहा है। बताओ इसमें क्या डाउट है? अब ये पूरा डिराइव तो करके दिखाया एफ कॉम्पेंसेटिंग, कि पोल के नीचे लीनियर आता है और पोल के बाहर कांस्टेंट हो जाता है। तुम्हें भी गजब चीजों में डाउट आता है भाई, जो पूरा डेरिवेशन देख के आ रहे हो कह रहे हो यही नहीं समझ आया। दूसरी बात क्या मैं जो लिखवा रहा हूं, इंटरपोल ओवर कॉम्पेंसेट्स, ओवर कॉम्पेंसेट्स आर्मेचर रिएक्शन टू काउंटर रिएक्टेंस वोल्टेज। ठीक है भाई, टू काउंटर द रिएक्टेंस वोल्टेज। अब लास्ट चीज है बेटा इसके अंदर कुछ आपके एक्सप्रेशंस। ठीक है, कुछ आपके एक्सप्रेशंस, कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट क्या है भाई, शेप ऑफ एफ कॉम्पेंसेटिंग इज ट्रेपेजॉइडल।
जैसे कल आपने बोला था ना आर्मेचर रिएक्शन आपका ट्रायंगुलर होता है, एफ कॉम्पेंसेटिंग ट्रेपेजॉइडल होता है। अभी आपने क्या बोला, आर्मेचर रिएक्शन को ये काटता है, लेकिन कितने रीजन में, सिर्फ पोल आर्क में। कितने रीजन में बेटा, पोल आर्क में। आपको याद है कल आपने एक चीज बोली थी, आर्मेचर एमएमएफ, आर्मेचर एमएमएफ पर पोल, ये मैंने आपको कल निकालना सिखाया था। कैसे, IA बाय ए, ये हो गया था करंट, Z/2 हो गए थे टर्न्स, और पर पोल ये था ना। बट F compensating cancels FAR अंडर पोल आर्क। पोल आर्क के नीचे ही तो इसको एग्जैक्टली काट देता है, इसीलिए F कॉम्पेंसेटिंग का फॉर्मूला होता है, देखो ये जो आपने परपोल किया है ना, बेसिकली आर्मेचर रिएक्शन पोल पिच वाले रीजन में फैला हुआ है। समझाता हूं अभी। तो आप यहां पे पोल आर्क बाय पोल पिच, IA बाय ए, Z/2 P। देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये जो आर्मेचर रिएक्शन बेटा आपने जो बोला है ना, आर्मेचर रिएक्शन FAR, जो आपने FAR पर पोल निकाला है, वो ये है पूरा, एक पोल के नीचे जितने भी आर्मेचर के कंडक्टर हैं वो पूरा। तो यानी ये वाला जो डिस्टेंस है, आपने जो FAR की बात की है पर पोल में, आपने पोल पिच में बात की है। किस में बात की है बच्चों, आपने पोल पिच में बात की है। ठीक है, आपने पूरे पोल पिच में बताया है। उसमें से कंपेंसेटिंग वाइंडिंग कितने में काट रही है, सिर्फ पोल आर्क में। कितने में काट रही है, सिर्फ पोल आर्क में। तो मैंने स्केलिंग लगा दिया, अगर इतने रीजन का आर्मेचर रिएक्शन पता है तो पोल आर्क में कितना होगा, दैट इज स्केल्ड बाय अ फैक्टर ऑफ पोल आर्क बाय पोल पिच। फिर से समझना, आपको आर्मेचर रिएक्शन ये पूरे डॉट वाले कंडक्टर्स का पता है। ये जो हम FAR लिखते हैं ना, जो आप लोग लिखते हो IA बाय ए Z/2 P, वो ये वैल्यू है, IA बाय ए Z/2 P, इसकी पीक वैल्यू है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं इसमें से मुझे कितना लेना है, इसमें से मुझे सिर्फ लेना है पोल आर्क वाला। तो कैसे लेंगे, यूनिटरी मेथड से। ये पोल पिच में इतनी वैल्यू है तो पोल आर्क में कितनी होगी, दैट इज पोल आर्क बाय पोल पिच। ये आ गया आपका F कॉम्पेंसेटिंग। अब क्या होता है, इन इंटरपोलर रीजन, इन इंटरपोलर रीजन if B is equal to फ्लक्स डेंसिटी है BG, तो आप कहोगे HG is BG by LG। LG क्या है, लेंथ ऑफ एयर गैप। आपने यहां पे H निकाल लिया, सॉरी BG by म्यू नॉट, B by म्यू होता है ना H। आप बोलोगे FG जो है, एम्पियर्स लॉ से बेटा H.dl है ना, वही MMF होता है। यहां पे आपका LG क्या है, लेंथ ऑफ इंटरपोलर एयर गैप, लेंथ ऑफ इंटरपोलर एयर गैप। ठीक है, इंटरपोल का जो एयर गैप है वो है LG। अब ये जो FG होता है ना, ये कितना होता है देखिएगा, इंटरपोल में फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स तो आता नहीं, देखो Q एक्सिस पे फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स तो 0 होता है। तो इंटरपोल में क्या क्या आता है, इंटरपोलर रीजन में कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग आता है, इंटरपोल आता है, और माइनस आर्मेचर रिएक्शन आता है, ये होता है। ठीक है, तो यहां से F इंटरपोल निकाल लेते हैं, यहां से क्या निकाल लेते हैं, F इंटरपोल। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे तो देखो अब गेट में आने बंद हो गए इस टाइप के क्वेश्चन, पहले किसी जमाने में आते थे तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते थे। बेटा कॉइल में करंट आइए थोड़ी ना जाता है, और N को Z/2P तो लिखा है, टोटल टर्न्स क्यों लोगे पर पोल,
दीपक भाई रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी फ्लैट टॉप दी तो आ गई, आर्मेचर रिएक्शन और कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग कैंसिल आउट हो गए, बचा कुचा यहाँ पे जो आर्मेचर रिएक्शन था क्यू एक्सिस पे इंटरपोल ने काट दिया, तो आपकी एग्जैक्टली द सेम आ गई जो आपकी फील्ड वाइंडिंग की थी, बस यहाँ पे जीरो की जगह थोड़ी सी पॉजिटिव आ रही है बिकॉज ऑफ दिस इंटरपोल, यहां जीरो की वजह से थोड़ी सी नेगेटिव आ रही है बिकॉज ऑफ द इंटरपोल, बाकी तो सब सेम है। बीजी का नेम होगा फ्लक्स डेंसिटी इन द इंटरपोलर एयर गैप, बीजी को आप क्या बोलोगे, इंटरपोलर रीजन की फ्लक्स डेंसिटी, यही तो बोला है मैंने, इंटरपोलर रीजन में अगर बी का वैल्यू बीजी है, ठीक है। चल आ जाओ अब, वाई इंटरपोल्स आर यूज्ड इन डीसी मशीन, चलिए फटाफट पे न्यूमेरिकल पोर्शन पे चल रहे हैं। रेड से जो लिखा है एक बार रिपीट कर दीजिए। इशप्रीत बेटा मैंने ये बोला है कि इंटरपोलर रीजन में अगर रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी मान लो दे रखी है पहले से बीजी है, तो मैंने एच निकाला, एयर गैप में तो बी बाय म्यू नॉट किया। अब मैंने बोला एमएमएफ निकाल लो, एमएमएफ कैसे आता है, एच इंटू एल, एम्पियर्स लॉ से, एच डॉट डी एल इक्वल टू करंट एनक्लोज। अब यहां देखो इंटरपोलर रीजन में क्या क्या है, यहां पे आर्मेचर रिएक्शन है, यहां पे कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग है, और यहां इंटरपोल है, और ये दोनों इससे अपोजिट है, तो मैंने बोला रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट नेगेटिव आ रहा है ना, तो रिजल्टेंट जो होगा इन दोनों का सम माइनस आर्मेचर रिएक्शन, रिजल्टेंट इसी की डायरेक्शन में तो आ रहा है, इंटरपोल की डायरेक्शन में, तो मैंने बोला इंटरपोल प्लस कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग माइनस द आर्मेचर रिएक्शन, दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट अलोंग द क्यू एक्सिस।